अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वाइस चैनल में आपको खुश आमदीद। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज इस कहानी की 8वीं किस्त पेश करते हैं। मौलवी साहब फटी फटी आंखों से मुझे देखते रहे। मेरा दिल चाहा कि चीख कर उनसे कहूँ, मौलवी साहब इस वक्त मैं अपने हवास में नहीं, खुदारा अपने बचाव का कोई बंदोबस्त कर लीजिए। वो बेचारे हड़बड़ा कर दोनों हाथ चारपाई की पट्टी पर टिकाकर अपनी कटी हुई टांगों के साथ नीचे कूदे, लेकिन उस वक्त तक मैं उन पर लपक पड़ा था और मेरे हाथों में वही मनूस खंजर था जो मैं पहले इस्तेमाल कर चुका था, जिससे मैंने जवाद बेग का कत्ल किया था। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते, मैंने खंजर का इतना भरपूर वार उनकी गर्दन पर किया कि उनकी गर्दन किसी गाजर की तरह कट कर उनके शानों से जुदा होकर नीचे जा गिरी और उनका निचला धड़ बुरी तरह तड़पने लगा। तब ही मोंगा मेरे बदन से निकला और उस गर्दन की जानिब लपका। फिर उसके दोनों हाथों ने गर्दन उठाई और अपने शानों के बीच रख ली। फिर वो गर्दन के सरे टटोल टटोल कर देखने लगा और गर्दन को घुमा घुमा कर अपने बदन पर फिट करने की कोशिश करने लगा। मेरी तो जैसे जान निकल चुकी थी, मैं अपनी जगह से नहीं हिल सका। मोंगा काफी देर तक गर्दन को अपने शानों पर टिकाने की कोशिश करता रहा। फिर उसने झिल्लाकर गर्दन एक तरफ दीवार पर दे मारी। ससुरी ये भी ठीक नहीं आ रही, उसने कहा। उसी वक्त दरवाजा खुला और दो आदमी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर मुझे देखा और उसके बाद उन्होंने खौफजदा नजरों से अंदर का मंजर देखा, फिर मुझे देखा और उसके बाद चीखते हुए भागते निकले। पता नहीं कौन थे और क्यों मौलवी साहब के पास आए थे, लेकिन सूरत हाल बड़ी संगीन हो गई थी। फिर अचानक मुझे एक चीख सुनाई दी। ये चीख अंदर से आई थी और गौहर के अलावा ये चीख किसी की नहीं थी। मेरे असाब शल हो गए और मैं अंदर दौड़ पड़ा। मुझे ख्याल गुजरा कि गौहर चाय लेकर बाहर आ रही होगी और उसने मौलवी साहब को बेसर के बदन देख लिया होगा। यह चीख इसी वजह से उसके हलक से निकली है। क्या संगीन सूरत हाल थी। मेरे फरिश्तों को भी इसका गुमान नहीं था, लेकिन इस वक्त जो मेरी कैफियत थी वो मैं ही जानता था। मैं दीवानावार दाखिल हुआ और यहाँ मैंने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। चाय की प्याली जमीन पर पड़ी थी और उसकी प्लेट टुकड़े टुकड़े हो गई थी। गौहर अंदर मौजूद नहीं थी। मैंने न जाने कैसी आवाज़ में उसको पुकारा, गौहर कहाँ तुम। फिर मैं आगे बढ़ा। अंदर से मस्जिद का दरवाज़ा खुला था। मैं तेज़ी से उस दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन अचानक ही मेरे दिमाग पर बोझ सा सवार हुआ और उस जोर का धक्का पड़ा कि मैं उलट कर अंदर आ पड़ा। नीचे गिरने से मुझे खासी चोट लगी। मैं मुश्किल से उठा। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने एक पाक जगह दाखिल होने की कोशिश की है। भला एक नापाक इंसान खुदा के घर में कैसे दाखिल हो सकता है। चुनाचे मुझे धकेल दिया गया। एक अजीब वहशत मुझ पर सवार थी। समझ में नहीं आ रहा था कि गौहर कहाँ चली गई। अकल ने साथ छोड़ दिया। फिर बाहर से कुछ आवाज़ें उभरी। लोग शोर मचा रहे थे और मुझे समझने में दिक्कत नहीं हुई कि अंदर होने वाला कत्ल, इसकी इतला लोगों को बाहर मिल चुकी थी। मैं बरक रफ्तारी से दरवाजे से निकलकर भागा और ऐसा भागा कि शायद इससे पहले इतनी तेज़ रफ्तारी का मैंने कभी मुजाहरा नहीं किया था। लेकिन अपने पीछे मैं लोगों की चीखें सुन सकता था, दौड़ो भागो, पकड़ो इसको, कातिल भाग रहा है। हाँ वही है, जाने ना पाए। बंदूक है किसी के पास तो फायर करो, उसने मौलवी साहब को कत्ल कर दिया है। अरे भागो, वो देखो भाग रहा है। अपने होशो हवास से बेगाना होकर जो दिल की कैफियत थी वो अल्लाह ही जानता है। यहाँ तक कि मैं उन लोगों को पीछे छोड़ आने में कामयाब हो गया और उसके बाद न जाने कितनी देर में भागता रहा। इस एक दीवानगी, एक जुनून में ये भी भूल गया कि मैं क्यों भाग रहा हूँ। जिंदगी बचाने के लिए। आबादियाँ वीरान पड़ी थीं। इंसान सुकून से गहरी नींद सो रहे थे, जबकि मेरा सुकून लुट चुका था। हर तरफ रोशनियाँ नजर आ रही थी और शायद रोशनियाँ इंसानी फितरत में एक नुमाया मकाम रखती हैं। तारीकियों का मुसाफिर रोशनी की जानिब दौड़ता है। रोशनी इंसान की अज़ली ज़रूरत है। मेरे कदम भी इसी जानिब पड़ गए। पीछा करने वालों का अब डर नहीं रहा था, वो तो बहुत पीछे रह गए। इसलिए दौड़ना ख़त्म कर दिया और सुस्त रफ्तारी से उन रोशनियों की तरफ बढ़ने लगा। सीना धोंकनी बना था, सांस सीने में नहीं समा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तबीयत ठीक हो गई। मैंने एक झोंपड़ा होटल देखा। आसपास चारपाइयाँ पड़ी थी। कुर्बो जवार में ट्रक खड़े थे। गालबन ये कोई ऐसी जगह थी जहाँ ट्रक ड्राइवर बैठकर आराम किया करते। चाय और खाना वहाँ मिल रहा था। एक तरफ दरख्त के नीचे कुछ लोग सो रहे थे। फिर मैंने ऐसे लोगों को जगह जगह लेटे हुए देखा, गोया ये एक ऐसी जगह है जहां हर इंसान के लिए गुंजाइश है। सोचना था पहले कि अब क्या करूं। ऐसी कैफियत थी कि घर की जानिब रुख कर सकता था।
लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। बहरहाल वहां पहुंचकर मैं एक चारपाई पर बैठ गया। एक पठान लड़का मेरे करीब आ गया। चाय ले आऊं? उसने पूछा तो मैंने कहा ले आओ। और कुछ चाहिए साहब? मैंने कहा यार जो दिल चाहे ले आओ, और आंखें बंद करके अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। बहुत सी बोतलें और शीशियां एक स्टैंड में फंसाए एक शख्स बोतलें बजाता मेरे पास पहुंचा। सरकार मालिश? मैंने कहा नहीं, सारा थकन उतार देगा साहब। यार मैंने चाय मंगवाई है, चाय पी लो साहब, फिर बाद में मालिश करेगा। ना जाने मेरे मुंह से क्यों निकल गया ठीक है, और मैं वहीं बैठ गया। होटल का लड़का चाय के साथ पराठे भी ले आया और मैंने चाय पीना शुरू कर दी। पराठे खाने को दिल नहीं चाहा। मालिश वाला कहने लगा साहब पराठा नहीं खाता आप? मैंने कहा तुम खा लो, और उसने खुशी से दोनों पराठे मेरे सामने से उठा लिए। फिर शायद अपने लिए चाय भी मंगवा ली। मैंने किसी बात पर तवज्जो नहीं दी और चाय के घूंट पीता रहा, जहन को पुरसुकून करने की कोशिश करता रहा। वाकयात इस कदर संगीन हो जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। चाय से फारिग हुआ तो मालचिए ने मालिश शुरू कर दी। ये दर हकीकत उसके हाथों का जादू था कि दिमागी कैफियत एतदाल पर आने लगी। वो मालिश करता रहा और मैं सोचता रहा। मोंगा ने बिल आखिर मौलवी विसालुद्दीन का सफाया कर दिया। मेरी बेहतरी के तमाम रास्ते बंद हो गए थे। ये कत्ल भी उस बदबख्त ने मेरे हाथों करवाया, लेकिन उससे ज्यादा तशवीश की बात गौहर की गुमशुदा होने की थी। क्या गौहर ने भी मुझे कत्ल करते देख लिया था? अगर ऐसी बात है तो जाहिर है उसके दिल में मेरे लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं होगा। ये एहसास मेरा दिल डुबो रहा था। मौलवी साहब की मौत अपनी जगह पर एक बदतरीन सानहा थी, लेकिन जिंदगी में पहली बार इश्क का मजा चखा था, और यूं महसूस होता था जैसे उसके सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं। लेकिन बहरहाल इस संगीन नौयत का पूरी तरह एहसास था जो अब थी। वैसे तो इस बात के इम्कानात नहीं थे कि कोई मेरा सुराग लगा ले। मौलवी साहब विसालुद्दीन के पास तो बड़े अफराद आया करते थे और लोग उन पर तवज्जो नहीं देते थे। मैंने सोचा कि मुझे सबसे पहले घर जाना चाहिए, हिकमत को सारी सूरत हाल बताना चाहिए। इसके बाद मैं इस फैसले के बाद वहां से उठ गया। होटल का बिल दिया, मालचिए को पैसे दिए और फिर शहर जाने का रास्ता पूछा। ये जगह मेरे लिए अजनबी थी, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ फासले पर मुझे एक रिक्शा मिल गया और इसमें बैठकर मैं चल पड़ा। रिक्शे को मैंने अपने घर से काफ़ी देर रुकवाया। इसके बाद मैं पैदल आगे बढ़ा। कुर्बो जवार में गहरा सन्नाटा था। पता नहीं हिकमत और रुकैया जाग रहे होंगे या नहीं। बहरहाल अपने घर में दाखिल होना इतना ही मुश्किल होता है। मैं अंदर पहुंच गया। रुकैया खाला के कमरे में रोशनी थी और मुझे वहां से बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कमरे में रोशनी हुई तो मेरे रुकैया खाला और हिकमत दोनों मेरे पास आ गए। यार बड़ी देर लगा दी, खैरियत तो है? और ये सर में तेल? मैं हंसने लगा। हाँ यार जरा मालिश करवा ली थी। आप सोए नहीं अभी तक? नहीं यार हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा आप लोग आराम से सो जाएं। हिकमत तुम चाहो तो मेरे पास थोड़ी देर के लिए आ जाओ। रुकैया खाला आप आराम कीजिए, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपको अभी तक जागना पड़ा। नहीं बेटा बस नींद नहीं आ रही थी। सब खैरियत तो है ना? जी सब खैरियत है। अच्छा मैं चलती हूँ, खाला ने कहा और वहाँ से चली गई। हिकमत बगौर मुझे देख रहा था। यार ज़रूर कोई ख़ास बात है, कम अज़ कम अब इतनी बात तो मान लो कि हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हैं। बैठो हिकमत, दरवाज़ा बंद करो, मैंने संजीदगी से कहा और उसने हैरानी से मुझे देखकर दरवाज़ा बंद किया। क्या बात है नादिर, मुझे बताओ। हिकमत बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ यार? बस यार विसालुद्दीन साहब कत्ल हो गए। क्या? हिकमत मेरी बात सुनकर उछल पड़ा। हाँ यार बेचारे विसालुद्दीन साहब मेरी वजह से मारे गए। क्या कह रहे हो तुम? बता तो रहा हूँ यार। मगर कैसे? हिकमत वो बदबख्त आसेब जो मेरे वजूद से चिमटा है, भला कब ये चाहता है कि मौलवी साहब मुझे इस जंजाल से निकालें? जो कुछ तुमने देखा वो तो तुम्हें मालूम है। हाँ क्यों नहीं, वो मेरे वजूद में सरायत कर गया और उसने मेरे हाथों मौलवी विसालुद्दीन साहब को कत्ल कर दिया। हिकमत ने खौफजदा लहजे में कहा, ओ मेरे खुदा। और इससे भी ज़्यादा दिलदोज़ बात यह है कि हिकमत के गौहर पुरस्रार तौर पर गायब हो चुकी है। यार कैसी मनहूस खबरें सुना रहे हो, उसने कहा, और मेरे लबों पर एक तलख मुस्कुराहट फैल गई। एक मनहूस इंसान मनहूस खबरें ही सुना सकता है। नहीं यार कैसी बातें कर रहे हो, जो कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ भला उससे कैसे इनकार किया जा सकता है। फिर भी हिकमत जो कुछ हो गया ये होना नहीं चाहिए था। मुझे गौहर से मोहब्बत है। हिकमत शायद उसके बगैर ज़िंदगी मेरी बेरंग हो जाएगी। मैं हालात का मुकाबला न कर सकूं और ज़िंदगी खो देने के बारे में सोचूं। हिकमत गौहर के बाप का कातिल भी मुझे करार दिया जाएगा। हालांकि ये तुम जानते हो कि मौलवी साहब से मुझे किस कदर अकीदत थी। मुझे एक उम्मीद हो गई थी कि मौलवी साहब की वजह से मैं इस मुसीबत से निकल जाऊंगा। हाँ बस यार जो होना था वो तो हो चुका। मैं नहीं जानता हिकमत कि वो लोग पुलिस को मेरी निशानदेही कर सकेंगे, लेकिन गौहर मेरे बारे में जानती है।
उसे इल्म है कि मौलवी साहब के पास मैं ही आया था। वो कहाँ गई है ये मुझे मालूम नहीं। मेरा अब यहाँ रहना दुरुस्त नहीं, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन कहाँ जाओगे? बस यार कुछ कह नहीं सकता। मैं ये शहर अभी नहीं छोड़ सकता। तो फिर कहाँ रहोगे? कोई ठिकाना तलाश कर लूँगा। यार जज्बाती बातें मत करो। नहीं हिकमत, इस सिलसिले में तुम कोई जिद ना करो। मैं तुम्हारी और खाला की सलामती के लिए दुआ करूँगा। देखो तुम्हारे पीछे घराना है, तुम किसी किसी का तकल्लुफ़ ना करना। मैं अपने तमाम चेक बुक साइन किए देता हूँ। जो कुछ बैंकों में है उसके बारे में तुम्हें पूरा पूरा इख्तियार है। तुम बिल्कुल मेरी फिक्र मत करना, अपने लिए कोई भी बंदोबस्त कर सकते हो। खाला रुकैया का भी ख्याल रखना और अपनी बहनों का भी। जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ ज़िंदगी बसर करना, मेरी वापसी का इंतज़ार करना। अगर किस्मत में हुआ तो मैं तुमसे मिलने की कोशिश करूँगा। वो एक असेब है जो विसालुद्दीन का कातिल है। हिकमत, उसके बारे में मालूमात हासिल करते रहना, उसकी तलाश जारी रखना। मैं किसी न किसी तरह तुमसे राब्ता कायम रखूँगा। हिकमत मुझे देखकर कहने लगा, यार तुम्हारे बगैर बस यार मजबूरी है। ठीक है, तो फिर अब मैं ज़रा चेक बुक्स वगैरह साइन कर दूँ। एक बार फिर कह रहा हूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अकल से काम लेना। तुम मेरी तरफ से बिल्कुल दाताल्लुक रहोगे। अगर पुलिस यहाँ पहुँच गई तो बिल्कुल एतराफ़ मत करना कि तुम नादिर नाम के आदमी किसी को जानते हो। समझ रहे हो ना? ठीक है यार, जैसा तुम कहो। रात को घर से निकलना भी मुश्किल था, लेकिन मैं ये ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। इसके बाद मैंने दिल में फ़ैसला किया कि आर्जी तौर पर ट्रक का वो अड्डा ही मेरे लिए मुनासिब है। ज़मीन पर सोते हुए लोग दुनिया के झगड़ों से आज़ाद हैं, वहीं अपने लिए सुकून तलाश करूँगा। इसके बाद मैं उसी जानिब चल पड़ा। ये जगह वाकई मेरे लिए गोशा आफियत साबित हुई। किसी ने मुझ पर गौर नहीं किया। मैंने हुलिया भी ज़रा ऐसा बना लिया। इतने पैसे ले आया था कि अखराजात में कोई मुश्किल ना हो। मट्टी की तख्लीक जब मट्टी से हम आगोश हो जाती है तो लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। आरामदेह बेड और एयर कंडीशन और दुनिया की हर आसाइश इंसान आसानी से कबूल कर लेता है, लेकिन ज़मीन की बात ही कुछ और होती है। मुझे बड़ा सुकून मिला। फिर सुबह किसी ने कंधा पकड़कर जगाया और मैंने आंखें खोल दी। बड़ी मूँछों वाला एक तंदुरुस्त और तवाना आदमी था। अरे बाबू, ट्रक धोएगा? उसने सवाल किया। मैं हैरत से बोला, जी। मैं बोलता हूँ ट्रक धोएगा? एक लम्हे में मेरी बात समझ आ गई। मौका अच्छा था अपने आप को इस माहौल में जम करने का। मैंने जल्दी से कहा, क्यों नहीं साहब, मैं ज़रूर ट्रक धोऊंगा। ओए जीता रहे, फिर आ जा, उसने कहा और मुझे लेकर एक ट्रक के पास पहुंच गया। मैंने देखा दूसरे लोग भी ट्रक धो रहे थे। ड्राइवर आपस में बातचीत कर रहे थे, चाय पी रहे थे। ये पुराने ज़माने की बात है। उस वक़्त आज तरह के जदीद सर्विस स्टेशन नहीं होते थे, इसलिए होटलों पर या जहाँ पर जगह मिले लोग अपनी गाड़ियाँ या ट्रक धुलवा लिया करते थे। मैंने मौका समझा कि पहले यहाँ थोड़ी सी जगह बना लूँ, बाकी सब कुछ बाद में देखा जाएगा। मैं दूसरों की तरह बाल्टी में पानी लेकर ट्रक धोने लगा और मैंने ये पूरा ट्रक साफ कर दिया। मूंछों वाला मेरे पास पहुंच गया। उसने ट्रक देखा और मुस्कुरा कर बोला, बड़ा मेहनती लड़का लगता है। किधर रहता है तुम? खान साहब, बस यहीं रहता हूँ, कोई ठिकाना नहीं। ओए जीता रहे, क्लीनर बनेगा मेरे साथ? क्यों नहीं खान साहब, तो फिर तुम्हारी ड्यूटी पक्की। हमारा नाम जुमा खान है, अभी हमारे साथ रहो, तुमको 20 रुपये रोज़ देगा, चलेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या नाम है तेरा? मेरे मुंह से सच निकल गया, नादिर। जीता रहे नादिर खान, अभी जाओ नाश्ता करो हमारे हिसाब में, और ये आज का 20 रुपया रखो, मगर ठहरो, नाश्ता हमारे हिसाब में करेगा तुम। ठीक है, मैंने जवाब दिया और बाद में सारी तफसीलात मालूम हो गई। यहाँ लोगों से घुल मिल गया। पता चला कि जुमा खान ट्रक लेकर जाता है, उसके साथ 2 क्लीनर होते हैं। ये फिर उसका ठिकाना है क्योंकि यहाँ उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी का अड्डा है। मैंने सोचा कोई हर्ज नहीं, माहौल में ज़रा तब्दीली हो जाएगी। जहाँ तक मामला रहा विसालुद्दीन के कत्ल का, तो वापस तो आता रहूँगा, और अगर कोई मुश्किल पेश आई तो भागने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। ये सब कुछ मुझे पसंद आया और मैंने मुस्तकिल अपना लिया। दूसरे दिन हम लोग ट्रक पर माल लोड करा के रवाना हो गए। रात को सफ़र का आगाज़ हुआ। सारी रात सफ़र जारी रहा। सुबह को एक वीराने में क़याम किया। ट्रक को दरख्तों की छांव में खड़ा कर दिया गया और जुमा खान ज़मीन पर चादर बिछाकर सो गया। हम में से एक की ड्यूटी थी जो दिन में ट्रक की निगरानी करता। दूसरा क्लीनर, जिसका नाम हफीज़ खान था, रात को सो गया था। ट्रक के पिछले हिस्से में बैठकर मैं जुमा खान के साथ बातें करता रहा। मुझे भी उस वक़्त नींद आ रही थी। मैं भी दरख्त के दूसरे हिस्से में चादर बिछाकर सो गया। फिर दोपहर तक हम लोग सोते रहे। दोपहर को जुमा खान उठा, साथ लाया हुआ खाना खाया, फिर जो मोटी मोटी रोटियों और भुने हुए गोश्त पर मुश्तमिल था, और एक बार फिर सफ़र का आगाज़ हुआ। फिर एक तवील सफ़र तय करके हम एक शहर पहुंच गए।
जिसका नाम दिलावर नगर था। दिलावर नगर में भी ऐसा ही एक अड्डा बना था जहां ट्रक अनलोड होते। बहरहाल 5वें दिन हम वहां पहुंचे और ये 4 दिन मेरे हिसाब से बहुत खुशगवार गुजरे। बिल्कुल नई जिंदगी थी। मैं सोच रहा था कि ये दिन यहाँ आसानी से गुजारे जा सकते हैं। अब कम से कम 2 दिन की छुट्टी थी। उस रात आधी रात के करीब मैं चोरों की तरह छुपता छिपाता अपने घर पहुंचा। घर का माहौल सुनसान था। हिकमत अपने कमरे में सो रहा था, रुकैया खाला अपने कमरे में थी। बहरहाल हिकमत को इस वक्त जगाना अच्छा नहीं था, लेकिन रातों रात मुझे भी वापस जाना था। मैंने हिकमत को जगाया और मुझे देखकर मुझसे लिपट गया। तुम आ गए? हाँ बस। हिकमत सुनाओ, क्या खबरें हैं? कहाँ थे तुम? बता दूंगा, तुम पहले मुझे बताओ। नहीं कुछ नहीं, कातिल नामालूम है, उसे मजहबी जुनूनी करार दिया जा रहा है और ये कहा गया है कि किसी मजहबी जुनूनी ने मौलवी साहब को कत्ल कर दिया और उनकी बेटी को अगवा कर लिया। गौहर को? मैंने फंसी आवाज में कहा। हाँ, गौहर लापता है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो गई जो मोहल्ले वालों ने कराई है। कुछ ने यह कहा कि उन्होंने कातिल को देखा है और ज़रूरत पड़ने पर पहचान सकते हैं। बस इससे ज़्यादा कोई और मालूमात कातिल के बारे में नहीं की गई। गौहर लापता है, बहरहाल पुलिस उसे तलाश कर रही है, लेकिन तुम खुद समझते हो कि यह सब कुछ इस पैमाने पर नहीं होगा जैसा होना चाहिए। भला पुलिस को क्या पड़ी है कि एक मामूली आदमी की बेटी की बाजियाबी के सिलसिले में जिद्दोजहद करे। मौलवी का साहब का कत्ल तो समझ में आता है, लेकिन गौहर की गुमशुदगी का राज अभी तक हल नहीं हो सका। कहाँ हो मेरे दोस्त? तुम यकीन करो, मेरी जिंदगी की खुशियां तो अधूरी हैं। हो सकता है वक्त हमें फिर मिला दे हिकमत। मेरा ख्याल है मुझे अपने बारे में तुम्हें इससे ज्यादा तफसील नहीं बताना चाहिए। यही तुम्हारे हक में बेहतर है और मेरे हक में भी। मैं फिर तुमसे मुलाकात करूंगा। गौहर के बारे में कोशिश जारी रखना। ये कहने की बात है भला। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, दुश्मन से कभी गाफिल नहीं रहना चाहिए। तुम सूरत हाल को समझ रहे हो ना? मोंगा मेरा दुश्मन है और उसका वक्त के पास आसेबी ताकतें हैं। वो पुलिस को यहाँ तक भेज सकता है। अच्छा ठीक है, फिर खुदा हाफिज। खाला से नहीं मिलोगे? अरे यार, फिर वही जज्बातें। नहीं तो मैं तो यूं ही कह रहा था। चलता हूँ। उसके बाद मैंने खुदा हाफिज कहा और वहाँ से निकल आया। जुमा खान अच्छा आदमी था, देखने में खतरनाक पत्थर की तरह सख्त, लेकिन अंदर से निहायत नरम तबीयत का मालिक। मुझसे उसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई। हर तरह से मेरा ख्याल रखता। हालांकि इस बेचारे के फरिश्ते भी नहीं जानते थे कि मेरी असलियत क्या है। मैं भी अपने आप को गुम रखने के लिए उसके साथ बड़े मुखलिसाना तौर पर काम करता। वो मेरे काम से खुश था। इस नई ज़िंदगी में मैंने अपने आप को ढाल लिया। बस दिल में एक चुभन थी कि गौहर आखिर कहाँ गई। मुझे उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था और मेरा दिल उसके लिए रोता था। फिर हिकमत से मेरी गाहे मुलाकातें होने लगीं। उसने मेरे कहने से एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया और मैं ट्रक पर ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। वो तब्दीली की रात थी। हम ट्रक लेकर सफ़र कर रहे थे और अपनी मंजिल तक पहुंचने में हमें सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। रात का वक्त था, बल्कि रात गुजर चुकी थी और सुबह होने वाली थी। अचानक बर्क रफ्तारी से दौड़ते हुए ट्रक के अगले टायर को गोली मारकर ब्रस्ट कर दिया गया। फायर की आवाज़ साफ सुनी गई। उसके बाद ट्रक काबू से बाहर हो गया। जुमा खान एक माहिर ड्राइवर था, वरना अगर कोई और होता तो इस रफ्तार से दौड़ते हुए ट्रक को कंट्रोल करना मुश्किल था। उसने स्टीयरिंग संभाल कर ट्रक को साइड पर किया और उसके बाद सरगोशी के अंदाज में बोला, टायर फाड़ा गया है, डाकू लोग लगते हैं। उसने अभी इतना ही कहा था कि ट्रक पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। ये फायरिंग सड़क के नशेब से की जा रही थी और जुमा खान की तरफ उसका रुख था। उतरो, जल्दी करो, जुमा खान ने कहा और मैं बाएं जानिब की खिड़की खोलकर नीचे कूद गया। ट्रक चूंकि सड़क के बिल्कुल किनारे आ चुका था और मुझे दूसरी तरफ का अंदाजा नहीं था कि उधर क्या है। उधर सड़क के दूसरी जानिब गहराई थी और ट्रक उस गहराई के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। नीचे उतरते हुए मेरे कदम न संभले और मैं लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। वो तो शुक्र है कि कांटे या नुकीले पत्थर नहीं थे, वरना जख्मी हो जाता। गोलियां इसी रफ्तार से चलती रहीं। ट्रक का अगला शीशा चकनाचूर हो गया और उसकी बॉडी में जगह जगह सुराख हो गए। फिर शायद जुमा खान ने भी फायरिंग शुरू कर दी। इस बात का मुझे इल्म था कि उसके पास पिस्तौल है, लेकिन जिस अंदाज में गोलियां बरसाई जा रही थी उसके सामने जुमा खान के पिस्तौल की कोई हैसियत नहीं थी। फिर जुमा खान की हल्की हल्की कराहें सुनाई दी और उसके बाद दौड़ते कदमों की आवाज़ें। डाकू चीख रहे थे, देखो और भी साथी होंगे इसके, जल्दी करो, पुलिस चौकी करीब है, फायरिंग की आवाज़ सुन ली जाएगी, यही मौका है। फिर वो लोग इधर उधर दौड़ने लगे। मैं अपनी जगह हक्का बक्का बैठा था, यहाँ तक कि मैंने 2 आदमियों को देखा जो किनारे पर नजर आए। उन्होंने अपने चेहरे काले कपड़ों से ढक रखे थे। उनमें से एक ने चीख कर कहा, वो रहा एक, और उसके बाद उन्होंने वहीं से मेरा निशाना लेकर फायरिंग शुरू कर दी। मैंने दहशत से आंखें बंद कर लीं।
मेरे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अचानक मैंने महसूस किया कि सामने से एक परछाई सी आकर रुक गई और उस मनहूस परछाई को मैं लाखों में पहचान सकता था। मोंगा। वो लोग गोलियां बरसा रहे थे और गोलियां मोंगा के जिस्म पर लगती रहीं। फिर कहीं दूर से पुलिस गाड़ी का सायरन सुनाई दिया और दोनों डाकू दौड़ पड़े। मैं अपनी जगह साकित खड़ा था। तब मोंगा ने रुख मेरी तरफ करते हुए उसकी आवाज़ सुनाई दी, चोट तो नहीं लगी मियाँ जी? मनहूस कुत्ते, तूने मुझे क्यों बचाया है? जवाब में मोंगा का कहका सुनाई दिया, कितनी बार पूछोगे मियाँ जी, हमारी खोपड़िया तुम्हारे चक्कर में गायब हुई है। जब तक जाप पूरा नहीं करोगे जीते रहोगे, बाद में तुम जानो और तुम्हारा काम। अरे हमारी तो मजबूरी है कि तुम्हारी हिफाजत करें। कमीने मोंगा, तूने मेरे हाथों मौलवी विसालुद्दीन को कत्ल करवा दिया। तो देखो ना बड़े मियाँ, हमारी ही काट में लगे हुए थे। अरे दैया रे दैया, सारे जीवन बगैर खोपड़ी के काटना पड़ता। मरना तो था उन बड़े मियाँ को, वरना हमारा क्या होता। और उनकी बेटी वो कहाँ है? लो अब सारी ही बातें बता दें तुम्हें। देखो हम फिर कह रहे हैं, अगर हमारा काम करने को तैयार हो जाओ तो हम तुम्हें संत राज बंसी के पास ले जाएंगे। वो तुम्हारा जाप पूरा करवा देगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो भटकते रहो जीवन भर। हम भी कोशिश करेंगे कि तुम्हें लंबी से लंबी जिंदगी मिले। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि गौहर कहाँ है। मियाँ जी मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी, पर उस समय जब हमारी खोपड़ी हमें मिलेगी। पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थीं और पुलिस वाले राइफलें लिए दौड़ने लगाने लगे। मोंगा अचानक मेरी निगाहों से ओझल हो गया। रोशनी फूट चुकी थी। पुलिस वालों ने मुझे देख लिया और नशे में उतर आए। फिर उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़कर उठाया और ले आए। मैंने जुमा खान और हफीज खान की लाश देखी। लातादाद गोलियां उनके बदन में लगी थी। ट्रक से सामान भी लूटा गया। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में मालूमात हासिल की और मैंने उन्हें झूठ सच बातें बताई। बहरहाल उसके बाद कार्रवाई होती रही। ट्रक लूटा गया, मुझे शहर ले जाया गया। पुलिस थाने में मेरी जान निकल रही थी। जुमा खान जैसे मुशफ़िक दोस्त की मौत का बेहद दुख था, लेकिन उससे ज़्यादा खौफ इस बात का था कि कहीं मुझे मौलवी विसालुद्दीन के कातिल की हैसियत से शनाख्त न कर लिया। इसके बाद न जाने क्या होता रहा, लेकिन शुक्र था कि मेरी शनाख्त न हो पाई। अलबत्ता मैं फिर बेसहारा हो गया। जुमा खान की मौत के बाद किसी और के साथ काम करने को दिल नहीं चाहता था। जिंदगी गुजरती रही। ट्रक अड्डे पर ही पड़ा रहता, कभी कभी शहर निकल जाता। हिकमत से भी मुलाकात होती। फिर जुमा खान की मौत के तकरीबन कोई 2.5 महीना गुजर गया। एक दिन मैं बाजार से गुजर रहा था कि एक कार मेरे पास आकर रुकी। कार से एक मुअम्मर खातून निकली। उम्र 40 साल से ज़्यादा थी, लेकिन अपने आप का 16 साल का बनाने का उस पर जुनून सवार था। उन्होंने मुझे देखा और मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराकर मेरे करीब आ गई। हेलो जी, तुम्हारी सूरत का मेरा एक मुलाजिम था। तुम्हारा कोई भाई है? नहीं बेगम साहबा, मेरा तो कोई भाई नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? जी नादिर नाम है मेरा। अच्छा, इतने हम शक्ल हो तुम मेरे उस मुलाजिम के, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बहुत अच्छा इंसान था। तुम क्या करते हो? कुछ नहीं जी। देखो बुरा मत मानना, इंसान के दिल में अगर कभी कोई बात आती है तो उसे कह देने में कोई हर्ज नहीं। अगर तुम चाहो तो मेरे पास मुलाजमत कर सकते हो। जी बेगम साहब, मेरा नाम फरीदा है और मैं सोशल वर्कर हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। रिहाइश, तनख्वाह, खाना, तुम मेरे पास खुश रहोगे। मैंने हैरत से उन खातून को देखा। पता नहीं क्यों इस कदर मेहरबान हो रही थी मुझ पर, लेकिन जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए था। मैंने फैसला कर लिया। आपकी मेहरबानी जी, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। अगर आप चाहें तो मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ। गुड, मुझे मौका पर फैसला करने वाले लोग पसंद हैं। नादर, गाड़ी में बैठो, अगली सीट पर ड्राइवर के बराबर बैठ जाओ, मैं आती हूँ। ड्राइवर, इसे अपने पास बिठाओ, उन्होंने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने गर्दन हिला दी। बेगम साहिबा एक स्टोर में दाखिल हुई, फिर वहाँ से निकली। कुछ खरीदारी की उन्होंने, फिर आकर गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ गई और गाड़ी चल दी। थोड़ी देर के बाद हम एक खूबसूरत सी कोठी में दाखिल हुए। ये बेगम फरीदा की रिहाइशगाह थी। उन्होंने एक मुलाजिम को बुलाकर कहा, नादिर को अपने साथ ले जाओ, बराबर के क्वार्टर में जगह दो, ये हमारे साथ अकरम की जगह काम करेगा। अकरम का हम शक्ल है बीबी साहब, मुलाजिम ने कहा। जी हाँ, आओ। अब ये मुझे अचानक नई जगह मिल गई। उसके बाद मैंने अपने आप को इस माहौल में जम करने की कोशिश की। फरीदा बेगम अच्छी खातून थी, मेरे साथ बहुत इज्जत से पेश आती। उनका रख रखाव कुछ अच्छा नहीं महसूस होता था। अब दुनिया से इतनी नाशनासी भी नहीं रही कि बेगम साहिबा के एतवार न पहचान सकूं। यहाँ अक्सर कई लड़कियाँ आती और कारें आकर रुकती। कारों में आने वाले यहाँ आकर रातें गुजारते और चले जाते। एक अजीब सा माहौल था। रफ्ता रफ्ता मैं इस माहौल को समझने लगा। मैंने रमज़ान बाबा से कहा, रमज़ान बाबा, ये लड़कियाँ कौन होती हैं और ये मेहमान? रमज़ान बाबा ने मुझे घूर कर देखा। मियाँ, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? तुम आराम से रहो, यहाँ खाते पीते रहो, सब ठीक है। मालकों के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मैं खामोश हो गया। फिर एक रात जब मैं सोने के लिए जा रहा था कि बेगम साहिबा ने मुझे बुलाया। अपने ड्राइंग रूम में तन्हा बैठी थी। सामने कुछ बोतलें पड़ी थी।
मुझे मुस्कुरा कर बोली, बैठो नादिर। मैं फर्श पर बैठने लगा तो कहने लगी, नहीं सोफे पर बैठो। जी बेगम साहबा। देखो जो कहा जाए वो करना ज़रूरी होता है। शुक्रिया बेगम साहबा। मैं सोफे पर बैठ गया। यहाँ खुश हो? जी बेगम साहबा। लो ये शरबत पियो। उन्होंने एक गिलास मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं हिचकिचा कर बोला, नहीं बेगम साहबा मैं नहीं पीता। फिर वही बात, पियो तुम। नहीं जी। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कोक लाती हूँ। कोक तो पीते हो ना? मैं खामोश हो गया। बेगम साहिबा खुद अपनी जगह से उठी और कमरे से निकल गईं। उन्होंने एक बोतल मेरे सामने लाकर खोली और मेरे जानिब बढ़ा दी। फिर मुझसे मेरे बारे में बातें करने लगी। मैंने उनकी हिदायत पर कोक पी ली। दोस्तों कहानी के दरमियान में हमारी आपसे फिर एक दफ़ा गुजारिश है कि हैदर वाइस चैनल अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के सुर्ख बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी यूट्यूब चैनल हैदर वाइस पर पेश की जा रही है। मैंने उनके कहने पर बोतल तो पी ली, मगर ये जायका कोक की बोतल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। रफ्ता रफ्ता मेरी आंखें बोझल होती गईं और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। पता चला था कि बेगम साहिबा किसी तरह कोक में कोई नशावर चीज़ मिला लाई थी। बहरहाल उसके बाद मेरी कैफियत अजीब सी रही। अनोखे ख्वाब देखता रहा, ऐसे ख्वाब जो इससे पहले कभी नहीं देखे थे। मैं न जाने क्या क्या सोचता रहा। फिर जब आंख खुली तो पता चला कि जो ख्वाब में रात भर देखता रहा वो ख्वाब नहीं थे, बल्कि उन ख्वाबों के साथ भी मेरे साथ कोई मौजूद था, और जो साथ मौजूद था उसे देखकर मेरी आंखें शर्म से बंद हो गईं। लेकिन फिर मुझ पर एक अजीब सी कैफियत थी। लड़की ने हंसते हुए कहा, पागल लगते हो बिल्कुल, जाओ वो सामने वॉशरूम है। मैंने कहा, यहाँ से दफा हो जाओ। वो हंसती हुई बेहयाई से बाहर निकल गई। मैं सर पकड़कर बैठ गया। आखिर ये सब क्या था? फरीदा बेगम का क्या मकसद था? बुराई बहुत जल्द इंसान को गालिब कर लेती है। मेरे वजूद में शराब उंडेल दी गई और उसके बाद मुझे औरत की जानिब मुतवज्जो किया गया। रफ्ता रफ्ता ये आतें जड़ पकड़ती गई। बेगम फरीदा के पास बुराइयों के अंबार थे। मैं इस बुराई में डूबता चला गया। अब मुझे सारी सूरत हाल मालूम हो चुकी थी। बेगम फरीदा एक बुरी औरत थी और जिस कदर बुराइयां उस कोठी में हो सकती थी वो हो रही थी, और मैं भी उनका एक हिस्सा बन गया। वो मुझे अपना रज़दार और मुझ पर एतमाद करने लगी। अहम मामलात में मुझे शरीक रखती। गौहर की याद अब भी मेरे दिल में थी, लेकिन मैं मायूस हो गया और उसके बाद मैंने हिकमत से भी मिलना बंद कर दिया। अब मेरे बारे में उसे कुछ मालूम नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और क्या करता हूँ। अब मैं बेगम फरीदा के साथ उसकी कार में बैठता और वो मुझे न जाने कैसे कैसे रास्तों पर ले जा रही थी। उस रास्त कमरे में बैठा हालात पर गौर कर रहा था कि अचानक मुझे तब्दीली का एहसास हुआ। कोई मेरे करीब आया। बहुत अरसे के बाद मैंने मोंगा को अपने पास देखा। वो अपनी असली हैसियत से नमदार हुआ और मेरे सामने खड़ा था। मैंने नफरत से उसे देखा और कहा, मरदूद तू फिर मेरे पीछे लगा है? मैं देखता हूँ तू मेरा क्या बिगाड़ता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश खड़ा रहा। आज उसकी जुबान जहर नहीं उगल रखी थी। वो खामोशी से मेरे पास खड़ा रहा। तुझ पर क्या हो गया है? बोल, क्या चाहता है तू? महाराज कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। मोंगा की आवाज़ निठाल सी थी। क्या बकवास करना चाहता है? बोल। महाराज एक कठिना में पड़ गया हूँ मैं, उसने कहा और मेरे हलक से खुशी का कहका निकला। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं महाराज, मेरे अकेले की नहीं, मैं जाऊँगा तो तुम भी जाओगे, समझ रहे हो ना? मैंने कहा, मैं नहीं समझा कि तू क्या बकवास कर रहा है। कहने लगा, जो कठिना मुझ पर पड़ी है महाराज उसमें तुम्हारा हिस्सा भी है। मोंगा कहने लगा, तुमने मुझे बीच में रख दिया है, ना अपना रखा ना किसी और का बनने दिया। अब एक और है जो मुझ पर अपनी शक्ति आजमा रहा है। तुम मुझे आज़ाद नहीं करोगे और वो मुझे पा नहीं सकेगा। नतीजा ये होगा कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस समय मेरे जीवन पर आ बनी है। तेरी बकवास मेरी समझ में नहीं आ रही मोंगा। एक काले जादू वाला नाम है धोमा, जात का चमार मेरे लिए जाप कर रहा है। पापी बड़ा ही कठोर है और किसी तौर नहीं मानेगा, पर हम बैरों की रीत भी अजीब होती है। हम मुसीबत में फंस जाते हैं अगर कोई कब्जा कर ले और फिर दूसरा भी कोशिश करे। तुम नहीं समझ सकते महाराज, हमारा ये काला जीवन भी ख़त्म हो जाता है। मैं नहीं मरना चाहता, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अकेले ही महाराज सब कुछ कर सकते हो, कोई और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मगर मैं क्यों करूँगा? तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसके बाद तुम क्या उम्मीद रखते हो मुझसे? और अगर इसमें दोनों के फ़ायदे हों तो? उसने कहा। मैंने कहा, मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है कमीने? तूने मेरी मोहब्बत लूट ली, मुझसे सब कुछ छीन लिया। कहने लगा, दोष हमारा भी नहीं था। तुम्हारी खोपड़ी उतार ली जाए अगर तो क्या तुम खुशी से बैठोगे? लेकिन अब तुम क्या चाहते हो मोंगा मुझसे? महाराज सौदा कर लो हमसे। कैसा सौदा? प्रेमिका है ना तुम्हारी? मैंने चौंक कर कहा, हाँ। हम तुझे उससे मिला देते हैं, तुम हमारा काम कर दो। क्या बकवास कर रहा है? मैं उठकर खड़ा हो गया। बकवास नहीं महाराज, सच कह रहा हूँ। बोलो, करोगे हमारा काम? और अगर तुमने मुझे धोखा दिया? नहीं महाराज, पहले तुम हमारा काम करो फिर मैं करूँगा। मैं नाकाबिले यकीन निगाहों से मोंगा को देखने लगा। फिर मैंने कहा, तो फिर बता के गौहर कहाँ है? यहाँ से दूर एक शहर है महाराज, वहाँ आराम से रह रही है।
बहुत से टेढ़े मेढ़े हालात पेश आए उसके साथ, पर हमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम ही ले गए थे उसे? जी हाँ महाराज। फिर तुमने क्या किया? बस हमें उस पर दया आ गई, हमने उसे घर में पहुंचा दिया जहां उसके देखने वाले बहुत हैं। बड़ी इज्जत से रखा है उन्होंने उसे। और एक बात और बता दें, उसे अपने पिता की मौत का पता चल चुका है, मगर वो ये नहीं जानती कि उसे तुमने कत्ल किया था। दूसरी बात यह है कि उसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम है और वो तुम्हारे इंतजार में बैठी है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने उसे रखा है? उनमें से एक हाजी सितार है, कारोबार है उसका, गौहर की अपनी बेटी की तरह चाहता है और कोई नहीं है उसका संसार में। तुम्हारी प्रेमिका पर जान देने लगा है, बड़े आराम से रखा है उसने, और तुम्हारी प्रेमिका ने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया है। क्या बताया है उसने? यही कि तुम उसके प्रेमी हो, उसके मंगेतर हो। गौहर ने यह सब क्यों किया? बाकी काम हम कर देंगे महाराज। जब तुम उनके पास जाओगे वो तुम्हें हाथों हाथ लेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। बोलो, अगर तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें मिल जाए तो हमारा काम करोगे? मैं तुझसे वादा करता हूँ मोंगा, मैंने फौरन ही जवाब दिया। गौहर के बारे में ये सब सुनकर मैं सारी बातें भूल गया। तो फिर उठो, चलो हमारे साथ, छोड़ो ये जगह जहाँ तुम वहाँ फंसे हो। मैं एक बार फिर धोखा खाने के लिए तैयार हो गया। इस मनहूस आसेब पर यकीन करने को जी नहीं चाहता था, लेकिन गौहर का नाम ऐसी अहमियत रखता कि सब कुछ भूलकर मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। और अब चूंकि वो खुद मुसीबत में फंसा था, इसलिए मेरा साथ दे रहा था। उसने मुझे बहुत कुछ मुहैया किया और उसके बाद मुझे ट्रेन से एक लंबा सफ़र करना पड़ा। बाकी लोगों से अब कोई वास्ता नहीं था। मैं सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गया। अजीजपुर के नाम से एक छोटा सा शहर था, साफ सुथरा, पहाड़ी सिलसिले के करीब था, इसलिए मौसम बहुत अच्छा था। मोंगा मेरे साथ एक कोठी में आया। खुशनुमा बंगले का दरवाज़ा बंद था। मोंगा कहने लगा, अंदर चले जाओ और मोंगा पर यकीन कर लो, खबरदार अपने बारे में किसी को और कुछ न बताना। हाजी सत्तार तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। हमने सारा बंदोबस्त कर लिया है। मैं यकीन नहीं आ रहा था कि जिस गौहर नायाब को मैं खो चुका हूँ वो दोबारा इस तरह मेरी ज़िंदगी में शामिल होगा। जब मैं गेट पर पहुंचा तो मोंगा ने आखिरी बार मुझसे कहा, देखो महाराज, एक बात हम बताए देते हैं, हमारा काम होने से पहले कोई और काम ना करना, वरना नुकसान के तुम खुद जिम्मेदार होगे। क्या मतलब? मतलब ये कि अपनी प्रेमिका से ना तो शादी की सोचना, क्योंकि तुम्हारा दीन धर्म बीच में है, और ना ही उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करना। बस यहाँ रहो और उसके बाद हम तुम्हें अपना काम बताएंगे, वो काम तुम्हें करना होगा। ठीक है, मैंने जवाब दिया और उसके बाद मैं धड़कते दिल के साथ गेट से अंदर दाखिल हुआ। एक मुलाजिम ने मुझे देखकर कहा, क्या बात है जनाब, किससे मिलना चाहते हैं? यहाँ गौहर रहती है? हाजी साहब की मुंह बोली बेटी। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। जी रहती हैं। और हाजी साहब मौजूद हैं? जी, वो खुद भी मौजूद हैं। तुम उनसे कहो कि नादिर मिलना चाहता है। ठीक है साहब, आप यहाँ रुको, मुलाजिम ने कहा और अंदर चला गया। कुछ लम्हों के बाद दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुला। हाजी साहब के साथ गौहर भी बाहर आई। उस वक्त तो एक नहायत साफ सुथरे लिबास में थी, चेहरा भी साफ था। गौहर ने मुझे देखा और सकते के आलम में रह गई। हाजी सितार आगे बढ़ा और उसने कहा, तुम नादिर हो? जी हाँ। गौहर के मंगेतर? जी बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। हाजी सितार ने गौहर की जानिब देखा, उसके चेहरे के अजीब तासरात थे। फिर हाजी साहब उसकी तरफ पलटे और बोले, गौहर बेटी, क्या यही नादिर है? गौहर ने सर झुकाकर कहा, आहिस्ता से कहा, जी। हाजी सितार मुझसे बगल गिर हो गया, फिर कहने लगा, कहाँ चले गए थे तुम नादिर? क्या इस तरह से होना चाहिए था? बस क्या अर्ज करूं जनाब, कुछ उलझन में गिरफ्तार हो गया था। आओ अंदर आओ, गौहर मुझे तुम्हारे बारे में सब बता चुकी है। मैं ऐसे हमेशा ये कहता रहता था कि बेटा, इंसान अगर जिंदा हो तो कभी ना कभी अपनों से आ मिलता है। हम इसी उम्मीद पर जी रहे थे। मोंगा का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। यहाँ मुझे ऐसा माहौल मिला कि खुद मेरी अपनी अकल भी हैरान रह गई। पता नहीं गौहर का ब्रेन वॉश किया गया था। माजी की कोई बात उसके जहन में नहीं थी। पहले की निस्बत वो मुझसे ज़्यादा बेतकल्लुफ़ थी। तन्हाई में उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे कहा, गौहर, गुजरे वाक़यात तुम्हें याद हैं? कहने लगी, हाँ याद क्यों नहीं। अब्बा जी की मौत के बाद मैं न जाने किस तिलिस्म में फंस गई। न जाने क्यों मेरा जहन एकदम से माऊफ हो गया और उसके बाद हाजी साहब ने मुझे सहारा दिया। न जाने मेरे साथ क्या होता। हाजी साहब मुझे अपनी बेटियों की तरह चाहते हैं। इनका भी दुनिया में कोई नहीं। मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। गौहर, क्या तुमने यहाँ मुझे अपना मंगेतर जाहिर किया है? मैंने कहा और गौहर हैरत से मुझे देखने लगी। तो क्या मैंने झूठ कहा है? मैंने अजीब सी निगाहों से उसे देखा। वो तिलिस्म ज़दा थी। मोंगा ने ना जाने किस तरह उसके जहन में ये बात बिठा दी कि मेरी उससे मंगनी हो चुकी है। अब मैं उसकी तरदीद नहीं कर सकता था। फिर मैं यहीं रहने लगा। हाजी साहब का सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरी हर तरह दिलजोई करते। गौहर के साथ मेरा बेहतरीन वक्त गुजरा। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए मुझे यहाँ आए और न जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे ज़िंदगी का महवर मिल गया। इसके बाद ज़िंदगी खासी खुशगवार रहने लगी। फिर एक दिन मोंगा मेरे कमरे में आया और उसने कहा,
महाराज 15 दिन आप हो गए आपको यहाँ आए हुए, अब मेरे काम की भी कोई फिक्र करें। हाँ, क्योंकि तुमने अपना वादा पूरा किया है इसलिए मैं अपना वादा पूरा करूँगा, लेकिन ये बताओ मुझे करना क्या होगा। वो चमार अपना एक अगन मंडप बनाकर बैठा है और उसने मुझे कब्जे में करने के लिए जाप शुरू कर दिया है। मैंने पूछा उसका अगन मंडप कहाँ है। मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन वो है बहुत खतरनाक, तुम्हें उससे हर तरह का मुकाबला करना पड़ेगा। मैंने पूछा क्या इसके बाद मैं गौहर को हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। विश्वास करो महाराज, तुम न सिर्फ कामयाब हो जाओगे बल्कि मैं तुम्हें इतना कुछ दे दूंगा कि तुम्हारा जीवन आराम से गुजर जाएगा। मैं इस काम को करने की पूरी कोशिश करूंगा, मैंने जवाब दिया। तो फिर सुनो, यहाँ से काफ़ी फासले पर हिंदू धर्म की आबादी है, वहाँ उन्होंने मंदिर बना रखे हैं और उसके साथ उन्होंने शमशान घाट बनाया है। शमशान घाट के दूसरे सिरे पर उस धूमा चमार का अगन मंडप है। मगर परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि जब तक धूमा को उसके अगन मंडप से नहीं निकाला जाएगा ये काम होना मुश्किल है। ये काम संत राज बंसी भी नहीं कर सका। संत राज बंसी का नाम तो तूने पहले लिया था। हाँ महाराज, वो हमारा हमदर्द है, मगर धूमा चमार काले जादू वाला है और वो बहुत आगे निकल चुका है। तो बस ठीक है, मुझे कोशिश करने दे, तुम मुझे उसके बारे में पूरा पता बता दो। तब उसने मुझे जगह का पता बताया और मैं काम करने के लिए तैयार हो गया। जाहिर है गौहर को इन तमाम बातों के बारे में बताना मुनासिब नहीं था। मैं गौहर से कुछ काम का कहकर वहां से चल पड़ा। हालांकि मेरे जहन में कोई रास्ता नहीं था मैं किस तरह ये काम करूंगा, लेकिन बहरहाल अब जो कुछ था कोशिश तो करनी थी। इस काम को करने की अगर गौहर को मैं पालूं तो जिंदगी का मकसद हासिल हो जाए। हिंदुओं की बस्ती से गुजरने के बाद मैं उस शमशान घाट की जानिब चल पड़ा। रास्ता बेहद वीरान था और ये जगह हिंदुओं की आबादी से काफ़ी दूर थी। मैंने मोंगा को आवाज़ दी तो वो मेरे पीछे था। रास्ता ठीक है ना मोंगा? हाँ महाराज, उसने मुर्दा से लहजे में कहा। क्यों, तुझे मौत क्यों आ रही है? हम सोच रहे हैं महाराज कि तुम अगन मंडप में कैसे दाखिल होगे, और धूमा चमार जब तक अगन मंडप के अंदर है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ठीक है, मैं कोशिश तो करूंगा, तुम परवाह मत करो। मैं आहिस्ता से आगे बढ़ता रहा और फिर मरघट के करीब पहुंच गया। चारों तरफ राख के ढेर थे। वो जगह सामने नजर आ रही थी जहां धूमा चमार ने अपना अगन मंडप बना रखा था। ये जगह एक काली सी इमारत की शक्ल में थी। पता नहीं इसका नाम अगन मंडप क्यों रखा गया था। इन मामलात में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं थी। कुर्बो जवार में लंबी लंबी झाड़ियां उगी थी। ये काली इमारत अजीबो गरीब और खौफनाक नजर आ रही थी। कहीं कहीं से गोश्त जलने की चरांट भी आ रही थी। इस भयानक जगह बड़े से बड़ा जिगरे वाला इंसान भी खौफ का शिकार हो सकता था। लेकिन मेरे दिमाग में एक रोशनी थी। अब मेरी जिंदगी का मकसद इसके अलावा कुछ नहीं था कि मैं अपने गहरे मकसूद को हासिल कर लूं। उसके सामने बाकी सारी बातें हेज थीं। मोंगा की आखिरी आवाज़ मुझे सुनाई दी, इससे आगे मैं नहीं जा सकता महाराज। ये तो तुम्हें सामने नजर आ रहा है, इसके पीछे और भी झाड़ियाँ हैं, वहीं तुम्हें धुमा चमार मिल जाएगा। मैं वहाँ से आगे बढ़ गया और थोड़ा सा फासला तय करने के बाद आखिर इस काली इमारत के पास पहुँच गया। इस काली इमारत को काली खाई के नाम से याद किया जाता था। इससे कोई 20 गज दूर इसके पीछे कांटेदार झाड़ियाँ थीं। इन झाड़ियों में दाखिल होना मुश्किल काम था। मैं वहाँ से कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा जहाँ से इन झाड़ियों में दाखिल हो सकूं। फिर मैंने एक इंसानी वजूद को देखा, अजीबो गरीब सूरत का मालिक। देखकर नफरत का एहसास हुआ। गुठा हुआ सर, सूखा बदन, नीचे बदन पर एक छोटी सी लंगोट बांधे एक दरख्त के नीचे पालती मारे बैठा था। मैं आहिस्ता से उसकी जानिब बढ़ने लगा और कुछ देर बाद उसके करीब पहुंच गया। उसने दरख्त के नीचे एक चौका सा बना रखा था और शायद अपने आप को महफूज किया था। मैं उसे घूरता रहा। मैंने आवाज़ दी, धोमा आंखें खोल। धोमा चमार इस तरह उछल पड़ा जैसे उसे सख्त हैरत हुई हो। उसने मुझे देखा, देखता रहा। उसकी आंखें सांप की आंखों से मुशाबियत रखती थी। मुझे यूं लगा जैसे रात के अंधेरे में भी वो दिन की रोशनी की मानंद देख रहा हो। और तो और खुद मुझे भी हर चीज़ साफ नजर आ रही थी। हालांकि हर तरफ अंधेरा था, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था कि मेरे सामने कुछ है, वो दिन की रोशनी में है। फिर उसने इस तरह हाथ उठाया जैसे कह रहा हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वो इशारे से नफरत भरे अंदाज में मुझे भाग जाने को कह रहा था। मैं एक कदम और आगे बढ़ा और मैंने कहा, तू धूमा चमार है? मैंने उसकी आंखों में नफरत के आसार देखे। उसने एक बार फिर मुझे भाग जाने का इशारा किया। मैंने कहा, मुझे तुझसे बात करनी है, धूमा बाहर आ। अब उसके अंदाज में तब्दीली हुई। उसने मेरी तरफ रुख किया और थूक दिया। लेकिन जैसे ही उसका थूक मेरे पैरों में पड़ा, मैंने अचानक महसूस किया कि ये थूक मुतहरक हो गया। मैं उछलकर पीछे हटा और मैंने मुतहरक चीज़ों को देखा। दूसरे लम्हे मेरी आंखें हैरत से फैल गई। काले रंग के बिच्छू थे जो डंक मारे मेरे पैरों की जानिब लपक रहे थे। उनकी तादाद 3 थी। मैं फौरन ही उछला और दूसरे लम्हे मैंने एक बिच्छू पर पांव रख दिया।
मैंने पूरी कुव्वत से उसे मसल दिया। फिर दूसरे और तीसरे बिच्छू को ख़त्म करने के बाद मैंने उसे कहा, धुआं बाहर आ जा वरना मैं खुद अंदर आता हूँ। मैंने ये कहा और उसके दायरे की तरफ कदम बढ़ाए। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे पीछे से पकड़ लिया हो, लेकिन कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मैं दायरे की तरफ बढ़ रहा था और कोई मेरे पीछे से मुझे खींच रहा था। अजीब सी कैफियत थी। मैंने एक बार फिर जोर लगाया और दायरे पर पाँव रख दिया, लेकिन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे पाँव के नीचे ज़बरदस्त करंट हो। कई झटके लगे और मैं आखिर पीछे हट गया। मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थी, लेकिन इस वक्त मुझे एक और ख्याल था कि अगर मैं धुमा को उसके इरादे से बाज रखने में कामयाब हो जाऊं तो मोंगा से मेरी जान छूट जाएगी और मैं बच जाऊंगा। गौहर मुझे मिल जाएगी। उसके बाद ज़िंदगी गुजारने का कोई भी तस्वर किया जा सकता था जिसमें गौहर का हसीन सहारा हो। उसके बाद यह खूबसूरत दुनिया मेरे सामने होगी। धुमा ने अपने गिर्द जो हसार खींचा था वो नाकाबिले अबूर है। चुनाचे मैंने धुमा से कहा, धोमा मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। शायद तुझे इस बात का इल्म है कि मैं वही हूँ जिसने जाप करके मोंगा को अपने कब्जे में किया था। अभी मेरे मुंह से इतने लफ्ज़ निकले कि धोमा चम्हार अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगा। फिर उसने ज़ोर से गर्दन झटकी और 2 कदम आगे बढ़कर मेरे सामने खड़ा हो गया। तो तू है वो? उसने गुर्राई आवाज़ में कहा। हाँ, और मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। बड़ा ज्ञानी है बे तू। आ जा इस दायरे के अंदर बात करने मुझसे। तुझे अपनी औकात का पता चल जाएगा। धोमा, मुझे अपनी औकात मालूम है और मैं तेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। अरे जा पापी मुसले, जानता वानता कुछ है नहीं, धोमा से दोस्ती करेगा। जानता है धोमा से हाथ मिलाने वाला कौन हो सकता है? कम अज कम उसे शंका होना चाहिए। धोमा के लहजे में बड़ा गरूर था। धोमा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मुझसे बात कर। अच्छा ही हुआ कि तू भाग जा। जो कुछ तू कर नहीं पाया वो मुझे करने दे। मोंगा अब मेरा बैर है, तेरे बस की चीज़ नहीं, वो समझ रहा है तू? मगर धोमा, मैं तुझे वो नहीं करने दूंगा जो तुम करना चाहते हो। तो फिर अंदर आ जा, तुझे अपनी शक्ति का पता चल जाएगा। उसने मुझे चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसके दायरे के अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं। अलबत्ता मेरे दिल में गुस्से का तूफान था। अगर धोमा को शिकस्त ना दी तो फिर ज़िंदगी का मज़ा ऐसे ही रह जाता। एक लम्हे के लिए मैंने कुछ सोचा और फिर यह फैसला किया कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। यहाँ जो कुछ हो गया वो हो ही गया। अब इसके बाद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में सोचना होगा। यही मेरे हक में बेहतर था। मैंने धोमा से कहा, ठीक है धोमा, मैं फिर आऊँगा, लेकिन सोच लेना, मेरा मसला कुछ ऐसा है कि मैं सब कुछ करने पर मजबूर हूँ। उसने नफरत से मुझे देखा, फिर हाथ उठाकर बोला, जा भाग जा बे, बेकार है तेरी कोशिशें। कुछ नहीं मिलेगा तुझे इन कोशिशों से। तेरा मन जब चाहे आ जाना, मैं तेरा स्वागत करूँगा, मगर ऐसे के बाद में तू सारा जीवन पछताएगा। जा दफा हो जा, तू जैसे बड़े आते हैं मेरे पास। चला जा वरना जीवन खो बैठेगा। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर वहां से पलट पड़ा। ये अंदाजा तो हो गया कि मैं इस वक्त धोमा का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। वो अपनी पूरी ताकत में है। मैं जब दूर निकल आया तो मैंने अपने कदमों की 7 चाप सुनी और मुझे अंदाजा हो गया कि मोंगा मेरे पास है। मैंने उसे आवाज़ दी, मोंगा। जी महाराज। उसके लहजे में उदासी थी। तूने सब कुछ सुन लिया? महाराज, क्या मतलब? मैं उस पापी के करीब नहीं जा सकता था। तो वो तो बहुत मगरूर है। मैं जानता हूँ मगरूर इसलिए है कि उसके पास शक्ति है। अगर उसके पास शक्ति है तो फिर वो तेरे चक्कर में क्यों पड़ा है? महाराज, वो अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। क्या मतलब? मुझे कब्जे में करने के बाद वो भेरों को कब्जे में करना चाहता है। असल में महाराज, एक सिलसिला होता है काली शक्ति को हासिल करने के लिए। सबसे पहली चीज़ बैर होता है। एक बैर कब्जे में आ जाए तो उसकी मदद से भेरों पर हाथ डाला जाता है। मैंने पूछा, ये भेरों कौन होते हैं? काली ताकत का दूसरा ताकतवर देवता। भेरों के बाद? मैंने पूछा। इसके बाद पद्मा और इसके बाद शंखा। ये ताकत का सिलसिला कहाँ तक पहुँचता है? बहुत आगे तक जाता है महाराज। और इसके बाद जब इंसान खंडोला बन जाता है तो यूँ समझो कि बड़ी से बड़ी शक्ति उसके सामने घुटने टेक देती है। क्या तुम्हारी दुनिया में कोई खंडोला मौजूद है? नहीं महाराज, हमारी मालूमात इतनी नहीं। अच्छा खैर, उसने उस वक़्त मुझे बेहद हकारत से धत्कारा है और मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया, जबकि मैं उसे बताना चाहता था कि मोंगा के सिलसिले में वो कोशिश करे। मैं जानता था महाराज वो इतनी आसानी से काबू नहीं आएगा। तो अब क्या करना चाहिए मोंगा? मैं क्या बताऊं महाराज, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ। क्या मशवरा? मेरा ख्याल है अब संत राजबंसी से मिल लो। मोंगा, तुम पहले भी उसका नाम ले चुके हो। हाँ महाराज, असल में संत राजबंसी को भी बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा और ये तुम ही कर सकते हो। मैंने पूछा, वो कैसे?
महाराज संत राज बंसी भी मेरे चक्कर में है। वो मुझे अपने कब्जे में करना चाहता है। वैसे उसका रास्ता ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, वो सिर्फ मुझ पर कनात करना चाहता है। उसने पहले कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अलबत्ता वो सारे जाप कर रहा है। अगर वो तुम्हें जाप बता दे तो काम पूरा हो जाएगा, और शर्त यह है कि तुम जाप कर लो। मोंगा, यही तो मेरे लिए मुश्किल है। महाराज, शुरू से ही हम कहते रहे हैं और तुम देख लो हमारे बीच कितनी दूरियां पड़ गईं। देखो ना महाराज, तुमने हमने बीच में छोड़ दिया। अब ना इधर के रहे ना उधर के। महाराज, मेरी बात मान लो, तुम वो जाप पूरा कर लो। इस तरह तुम्हारी भी जान छूट जाएगी और हमारी भी। अच्छा मोंगा, मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगा। इसके बाद मैं घर पहुंच गया। गौहर अभी तक जाग रही थी। मैंने कहा, तुम जाग रही हो? हाँ, तो क्या सो जाती, उसने नाज भरे अंदाज में कहा, लेकिन उसका लहजा कुछ बदला सा था। गौहर, मैंने उससे पुकारा और उसके चेहरे पर शर्म दौड़ गई। मैं फिर उसके करीब पहुंचा। गौहर, तुमने मुझसे कुछ कहा? हाँ, और जो कुछ कहा मैंने उसका महफूम शायद गलत समझा है। गौहर शिकायती अंदाज में बोलने लगी, क्या गलत समझा है आपने? सच समझ लूं गौहर तो सीना फट जाएगा। सब जज्बाती बातें हैं, मुझे इतनी गाढ़ी बातें नहीं आती। वो कहने लगी, अच्छा बताओ, जाग क्यों रही थी? आपके इंतजार में। इंतजार तो उसका किया जाता है जिससे दिल के रिश्ते हों। मैंने कहा तो उसने अपनी हसीन आंखें उठाकर मुझे देखा। कुछ खाएंगे? नहीं गौर, मेरा जी नहीं चाह रहा। अच्छा चलिए फिर आप आराम कीजिए। वो बेचारी नहीं जानती थी कि मौलवी साहब मेरी वजह से कत्ल हुए हैं। अगर जान लेती तो पता नहीं उसके दिल की क्या हालत होती। मुस्तकबिल के बारे में मैं न जाने क्या क्या सोचता रहा। मुझे कुछ भी करना पड़ा, मैं इस काम को पूरा करने के लिए हर काम करूंगा। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक थी। हर सुबह को जब मैं जागता तो कुछ लम्हे के लिए जहन साथ नहीं देता था। सुबह को आंख खुलने के बाद अगर माहौल के पुरसुकून होने का एहसास हो तो तबीयत में एक फरत सी पैदा होती है। गुस्ल वगैरह से फरागत पाई तो गौहर की हसीन सूरत नजर आई। मैं उसे देखता रहा। धुला चेहरा निहायत अच्छा लग रहा था। मैं अभी तक हाजी सितार साहब की कोठी में ही मौजूद था। उसके हसीन चेहरे को देखकर मुझे बहुत दिलकशी सी महसूस हुई। मुझे इस तरह देखते हुए वो शर्मा गई और उसने कहा, नाश्ता नहीं करेंगे? हाँ करूँगा, मैंने जल्दी से कहा। फिर मैं उसके साथ ही नाश्ते के कमरे में आ गया जहाँ हाजी साहब मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे मुस्कुरा कर देखा, फिर बैठने का इशारा किया। गौहर भी हमारे साथ बैठ गई। हाजी साहब ने नाश्ते के दौरान कहा, तुम्हारे आने से पहले मैं बड़ा परेशान था। क्यों हाजी साहब? मैं गौहर की वजह से बहुत काम मुलतवी कर दिया करता था। वो क्यों जी? बस इसे तनहा नहीं छोड़ सकता। अगर अब तुम आ गए हो तो मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई हो। हाजी साहब, आपका मसला तो अपनी जगह है ना, फिर भी यार मुझे कुछ आराम मिल गया है। असल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे किसी काम से 2-3 दिन के लिए जाना है। तुम ज़रा कम ही घर से बाहर निकलना, इस गौहर को तन्हाई का एहसास ना होने देना। जी अच्छा ठीक है, तो फिर मैं दोपहर को जा रहा हूँ। वापसी तो जल्दी होगी, वरना ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लग जाएंगे। तीसरे दिन मैं आ जाऊँगा। गौहर इस दौरान सर झुकाए खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। मैं सोचने लगा, इस वक्त मैं हाजी साहब के रहमो करम पर था। इस वक्त मोंगा को मुझसे काम था, मैं उससे जो भी मांगता वो इनकार ना करता। हाजी साहब चले गए तो घर में तन्हाई का एहसास होने लगा, क्योंकि गौहर मेरे सामने आने से कतरा रही थी। मैं कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहता था कि उसे तन्हाई में कोई फ़ायदा उठाने का एहसास पैदा हो। जब मैंने उससे मिलने से गुरेज किया तो वो खुद मेरे पास आ गई। खाना तैयार है, चलिए। अच्छा हाँ ठीक है। सुबह से आप कमरे में हैं? हाँ कमरे में ही हूँ। हम दोनों बातें करते खाने के कमरे में आए। मैंने हंसकर कहा, गौहर कुछ अजीब सा नहीं लगता? वो कुर्सी घसीटते हुए बोली, क्या मतलब? यही कि मैं तुम्हारा ज़बरदस्ती का मेहमान हूँ। उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा और फिर बोली, ज़बरदस्ती? हाँ तो और क्या, आखिर मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ? तुम लोगों पर बोझ क्यों बना हूँ? कहने लगी, ऐसा क्यों आप सोचते हैं? हकीकत तो यही है ना गौहर। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। वैसे गौहर तुम क्या महसूस करती हो? मेरा मतलब है, माफ़ करना मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बताइए तो सही। मतलब कि हाजी साहब से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं? कहने लगी कि बाज़ रिश्ते इसी तरह होते हैं कि इंसान बज़ाहिर कुछ नहीं होता लेकिन सब कुछ होता है। हाँ इसमें कोई शक नहीं। और फिर ख़ास तौर से लड़कियाँ, आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे घरों में उन्हें निकाल दिया जाता है जहाँ हम आँख खोलते हैं, जहाँ हम बहन भाइयों के दरमियान पलते हैं। फिर ये सारी कहानियाँ हमसे छीन ली जाती हैं। हम दूसरे घर में जाकर आबाद होती हैं, लेकिन वहाँ एक नई कहानी का आगाज़ होता है और ये कहानियाँ इसी तरह आगे बढ़ती रहती हैं। मैंने हैरत से गौहर को देखते हुए कहा, तुम इतना गहरा सोचती हो? हाँ बस क्या करूं, सोच तो हर इंसान के पास होती है।
फिर मैं कहने लगा, आओ थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। गौहर मेरे साथ कमरे में आ गई और एक कुर्सी पर बैठ गई। मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आप क्या सोच रहे हैं? तुम्हारे बारे में। हाँ कहिए न, क्या सोच रहे हैं? उसी वक्त रोशनी चली गई, हर तरफ तारीकी हो गई। गौहर जल्दी से उठकर मेरे पास आ गई, मुझसे टकराई। मैंने संभालते हुए कहा, अरे क्या हुआ? कहने लगी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। न जाने क्यों वो मेरे इतने करीब थी कि मैं उसके अपने पास होने को महसूस करने लगा और फिर मेरी अजीब सी कैफियत होने लगी। ये शायद उस फरीदा खातून के घर रहने का मुझ पर असर था और फिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैं शर्मिंदा शर्मिंदा सा लिबास तब्दील करके घर से बाहर निकल गया। सारा दिन आवारागर्दी करता रहा। पता नहीं गौहर मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, न जाने उसे क्या एहसास होगा। हर चंद के मोंगा उस वक्त मेरे जिस्म में दाखिल नहीं हुआ और ये गुनाह मैंने खुद किया था, वरना बाकी सब तो मैं उसके सर थोप सकता था। फिर मैंने सोचा, कम से कम मुझे एतराफ़े गुनाह तो करना चाहिए, इजहार शर्मिंदगी तो करना चाहिए उसके सामने। फिर मेरे कदम खुद ब खुद घर की तरफ उठ गए। मैं दाखिल हुआ तो वो मुझे बरामदे में नजर आई। साफ सुथरे कपड़े पहने थी, चेहरे पर कोई तासर नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे कतराना चाहती है। मुझे देखकर तशवीश भरे लहजे में बोली, क्या हो गया था? सुबह ही सुबह बगैर बताए निकल गए आप। मैंने हैरान निगाहों से गौहर को देखा। उसके लहजे में एक अनोखी ताजगी थी और चेहरे पर एक शगुफ्तगी थी। ना सुबह नाश्ता किया, ना खाना खाया दोपहर को। मैं तो परेशान थी। मेरे दिल में एक बार अजीब सी कैफियत पैदा हुई। उसके अंदाज में मासूमियत थी। क्या वो उन लम्हों को भूल नहीं पाई थी जिसने मुझे दिन भर बेचैन किए रखा? मुझे थोड़ा सा ढारस मिली। रात का खाना उसने मेरे साथ खाना खाया और खाने के दौरान बातें करती रही। किसी ज़रूरी काम से चले गए थे आप? हाँ, मैंने उसे देखते हुए कहा। फिर हम लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे। न जाने क्यों मुझे तन्हाई की आदत नहीं रही। वैसे भी जब हाजी साहब घर में होते हैं तो मैं सिर्फ सोने के लिए उनके कमरे से बाहर निकलती हूँ। असल में मुझे तन्हाई से खौफ आता है। हाजी साहब इस दौरान कभी भी बाहर नहीं गए? मैंने पूछा। एक आध बार गए थे तो मैं सख्त परेशान थी। आप हाजी साहब के बेडरूम में सोती हैं? नहीं, उनके साथ वाले कमरे में। वो इसी तरह मेरा ख्याल रखते हैं। अगर हल्की सी आवाज़ भी आ जाए तो मुझ तक आ जाते हैं। मैंने आहिस्ता से हाँ कहा। फिर काफ़ी देर तक बातें होती रहीं। फिर हम दोनों एक दूसरे से इजाज़त लेकर चल पड़े। वो कुछ हिचकिचा रही थी और मैं महसूस कर रहा था कि वो कुछ कहना चाहती थी। अलबत्ता रात को कोई 12:30 बजे का वक्त हुआ जब उसने मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर आ गई। सुबह हो गई जब मेरी आँख खुली। गुनाह की नदामत के एहसास से मेरी आंखें झुक गईं। मैं सारा दिन सोचता रहा कि ये क्या हो गया। जब मौलवी विसालुद्दीन साहब का चेहरा मेरे सामने आता तो मैं शर्मिंदा शर्मिंदा सा दिखाई देता। उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैं इसी परेशानी के आलम में रहा। अगले दिन मैंने मोंगा को हाजिर किया तो वो आ गया। मैंने कहा, मोंगा, मैं राज बंसी से मिलना चाहता हूँ। मेहरबानी महाराज आपकी। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। महाराज, संत राज बंसी के घर के सामने मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। इसके बाद तुम्हारा अपना काम। तुम मुझसे बात करो, मगर मैं ये समझता हूँ महाराज कि तुम उसे धोमा चमार के बारे में सब कुछ बता देना। ठीक है, और कोई ऐसी बात मोंगा जो तू मुझे बताना चाहता है? नहीं महाराज, अब सब कुछ तुम्हें खुद ही करना होगा। संत राज बंसी के बारे में मैंने तुम्हें इतना बता दिया है कि वो खुद मेरे चक्कर में है, लेकिन उसके ज्ञान ने उसे बता दिया है कि इस वक्त मैं किसी दूसरे के कब्जे में हूँ। अब सारी बात वो नहीं जानता। तुम्हारे और उसके बीच कोई सौदा हो तो कर लेना, मगर महाराज मेरा काम होना चाहिए। ठीक है मोंगा, अब ऐसा करना, मुझे हाजी साहब जैसे वापस आ जाए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं जानता हूँ महाराज, इसीलिए मैंने आपको कष्ट नहीं दिया, उसने कहा। बहरहाल मैं खुद अपने आप से घबराया था और सोच रहा था कि इस कैफियत में मुझे किस जगह फरार हासिल करना चाहिए। फिर हाजी सत्तार साहब आ गए। कहने लगे, बेटा कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, गौहर ने जवाब दिया। बड़ा खुश हूँ मैं इस बात पर कि कम से कम मेरा बोझ बांटने वाला कोई तो आया। उसके अल्फाज पर मैं दिल में कट कर रह गया। मैंने जिस तरह उसका बोझ बांटा था, अगर उसे इल्म हो जाता तो न जाने उसकी क्या कैफियत होती। बहरहाल अब जो कुछ भी मुझे करना था उसके लिए मैंने गौहर से भी साफ कह दिया। हो सकता है गौहर मुझे कुछ वक्त बाहर गुजारना पड़े, तुम महसूस न करना। उसने अजीब सा सवाल किया, रात को भी? और मैं कुछ हैरत महसूस करने लगा। गौहर अपने अल्फाज पर खुद ही शर्मा गई। नहीं, मेरा मतलब है कि कहीं दूर जाना है मुझे। हो सकता है गौहर, और वापसी कब तक होगी? उसने बेकरारी से पूछा। हो सकता है कुछ वक्त लग जाए। ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा? नहीं। ठीक है, हाजी साहब से कह दिया? जी नहीं, कहकर जाना अच्छी बात नहीं, उसने कहा। हाँ ठीक है। उसके बाद मैंने हाजी साहब से कहा। हाजी साहब ने अपना दौरा मुकम्मल कर लिया। थोड़ी जिम्मेदारियां मेरी भी हैं। क्या मतलब? कहीं जाना होगा मुझे? अच्छा ठीक है। नहीं मियाँ, जाहिर है इस सिलसिले में कोई एतराज़ करने का मुझे क्या हक है। हाजी साहब, कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए वापसी में हो सकता है कुछ वक्त लग जाए।
और हो सकता है कि वक्त ना भी लगे। ठीक है मियाँ, ये जिम्मेदारी के काम है, तुम्हें ज़रूर जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। जाने से पहले मुझे गौहर के साथ तन्हाई मुयस्सर आई तो मैंने कहा, गौहर, मैं इस एहसास शर्मिंदगी से कटा जा रहा हूँ। उसने हैरान निगाहों से कहा, क्यों? गौहर, मैं सब कुछ अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जो मेरे दिल में है। कहने लगी, आपके दिल में क्या है? गौहर, जो कुछ हुआ वो एक गुनाह है। उसने सर्द आ भर कर कहा, हाँ मैं समझती हूँ, हमें ये गुनाह नहीं करना चाहिए था। हमें का लफ्ज़ आपने सही इस्तेमाल किया। क्या मतलब? वो कहने लगी, मैं भी तो इसमें बराबर की शरीक हूँ। तो और क्या, ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपको तन्हा इसका जिम्मेदार करार दूँ। वो कहने लगी। मुझे गौहर से इस साफ गोई की उम्मीद नहीं थी। मैं हैरानी से उसे देखने लगा। लेकिन गौहर, इसमें कोई शक नहीं कि यह गुनाह है, अलबत्ता हम इस जिंदगी को आखिरी सांस तक निभाएंगे। गौहर कहने लगी, मुझे इस बात का यकीन है। मुझे खुशी है कि तुमने कोई बुरा इंसान मुझे नहीं समझा। देखिए, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि बुराई में अगर कोई बराबर का शरीक हो तो दूसरे को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। गौहर, तुम बहुत खुले जहन की हो। होना चाहिए इंसान को अपना पूरा तजिया करना चाहिए। मैंने कहा, इत्मीनान रखो। उसके अल्फाज ने मुझे काफ़ी इत्मीनान बख्शा और फिर मैं कोठी से बाहर निकल आया। मैंने मोंगा को आवाज़ दी, कहने लगा, महाराज मैं मौजूद हूँ। कहाँ चलना होगा हमें? थोड़ा सा सफ़र करना है। ट्रेन से? जी हाँ। तो चलो फिर। आइए महाराज, उसने कहा और फिर हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए। मेरे साथ ऐसी शख्सियत थी जो किसी को नज़र नहीं आ सकती थी, और नज़र आ जाती तो लोगों में भगदड़ मच जाती। लेकिन मैं तो उसका आदी हो चुका था। मोंगा को मैं अपने साथ महसूस कर रहा था। रेल में हमने तकरीबन 8 घंटे का सफ़र किया और एक बस्ती में पहुंच गए। मुझे नहीं मालूम था कि फासला इतना होगा, संत महाराज बंसी का, लेकिन बहरहाल फासले भी तय हो जाते हैं। संत राज बंसी का घर एक बहुत खूबसूरत इलाके में था। मैं तो ये समझ रहा था कि वो भी कोई ऐसी जगह होगी जहाँ मरघट होगा, मुर्दे जलाए जाते होंगे या फिर कोई भयानक जगह। लेकिन ये तो अच्छा खासा मकान है, जिसे हवेली टाइप कहना मुनासिब होगा। वो पुराने तर्ज का लेकिन अच्छा मकान था। गेट से अंदर दाखिल हुए, हमने वहाँ बड़ी वीरानी देखी। झाड़ जड़कान के दरमियान एक छोटी सी इमारत बनी थी। गोया ये अहाता अलग जगह बना था, लेकिन रिहायशी इमारत ज़रा कम थी। बाहर सुर्ख पत्थरों से दीवारें बनाई गई थी और बाहर से अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि ये अंदर से ऐसी होगी। मोंगा ने कहा, बस मेरी हद यहीं तक है। अब संत राज बंसी तुमसे मिलेगा और उसके बाद उससे बात करना तुम्हारा काम है। मैंने जिस शख्स को देखा वो एक लंबे कद का भरा भरा बदन रखने वाला, सफ़ेद धोती और सफ़ेद कुर्ते में लिपटा था। सर के बाल शानों तक बड़े थे, छोटी दाढ़ी थी और मूंछें भी। देखने में बहुत अच्छा आदमी नज़र नहीं आता था। मुझे हैरत से देख रहा था, फिर आहिस्ता चलता मेरे पास आया। उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। कौन हो भाई तुम? नादिर नाम है जी मेरा। नादिर? हाँ, तो गोया तुम मुसलमान हो? जी हाँ। मैं गोया ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। बोलते क्यों नहीं हो? जी भाई, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, नाम के हो या काम के? और ये बताओ कि यहाँ किस काम से आए हो? बंसी महाराज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आओ इस तरफ आ जाओ, उसने कहा और मुझे इमारत की तरफ ले जाने के बजाय एक सिमत चल पड़ा। अगर इन जगहों को तरतीब से सजाया जाता तो हसीन तरीन जगह थी, लेकिन अब वहाँ लंबी लंबी घास उगी थी और इस घास के दरमियान एक लंबी सी पगडंडी थी। चलते चलते हम जिस जगह पहुँचे वो दरख्तों में घिरा हुआ एक चबूतरा था और इसे पत्थरों की सिलों से काट कर बनाया गया था। उसने मुझे मोंडे पर बैठने का इशारा किया और खुद भी मेरे सामने बैठ गया। हाँ बोलो, कहाँ से आए हो? महाराज, एक बड़ा ज़रूरी काम है। अरे भैया, किसी मुसलमान को मुझसे क्या काम हो सकता है? आपसे कह चुका हूँ कि नाम का मुसलमान हूँ, दीन धर्म छीन कर रह गया है। ओह अच्छा। उसने गहरी नज़रों से मेरा जायज़ा लिया, फिर खामोशी से मेरी सूरत देखता रहा, जैसे मेरे आगे बोलने का इंतज़ार कर रहा हो। तुमने लफ्ज़ छिन जाने का इस्तेमाल किया है। जी बंसी महाराज। कुछ तफसील बताना पसंद करोगे? जी महाराज। तो बताओ। महाराज, मैं एक मुसलमान का बेटा हूँ। हालात जिस तरह भी पेश आए वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गया। इनमें से एक शख्स राधन लाल था। राधन लाल का नाम सुनकर बंसी चौंका और मुझे देखता रहा। आगे कहो। राधन लाल ने मुझे एक जाब बताया जिससे मुझे एक बैर को कब्जे में करना था। अचानक ही राज बंसी संभल कर बैठ गया। तुम्हारा नाम नादिर है? जी हाँ। तुम्हारे बैर का नाम मोंगा? जी बंसी महाराज। ओ अच्छा, तो वो तुम हो? जी हाँ बंसी महाराज। अच्छा, हुआ क्या था? मुझे पूरा वाकया सुनाओ। बंसी महाराज, मैं वो जाब कर रहा था। जाब करते मुझे 3 दिन और 7 दिन गुजर गए। राधन लाल मारा गया। मैंने बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा फिर? और वो जाब पूरा नहीं हो सका। मोंगा मेरे कब्जे में आ गया, बस इतना कि उसकी गर्दन कटी हुई थी।
हाँ, मोंगा को कब्जे में करने का जो जाप होता है वो 3 हिस्सों में होता है और 3 हिस्सों में ये बैर मुकम्मल होता है। लेकिन फिर बहरहाल मोंगा बगैर सर के रह गया। अब वो मुझसे ये मुतालबा करता है कि मैं वो जाप पूरा करूं। तो फिर महाराज वो जाप मैं भूल चुका हूं। ओह अच्छा, राजबंसी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा, तुमने याद करने की कोशिश नहीं की? नहीं महाराज। अच्छा तो ठीक है फिर महाराज, वो जाप मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ। राजबंसी की आंखों में मक्कारी के आसार नजर आए। उसने कहा, लेकिन क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि मैं भी मोंगा को अपने कब्जे में करने का ख्वाहिशमंद हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ महाराज कि आपके मन में भी ये इच्छा है। तो फिर मैं ये जाप तुम्हें क्यों बताऊंगा? महाराज, अगर आप अब भी कोशिश करें तो आप मोंगा को कब्जे में कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे कब्जे में है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि आप मेरा जाप मुकम्मल करा दें? मोंगा को उसकी गर्दन मिल जाएगी। अगर वो मुकम्मल हो जाए और मेरी जान छोड़ना चाहे तो आप यकीन करें मैं उसे अपने कब्जे में नहीं रखूंगा। तो फिर क्या करोगे? जो आप कहेंगे महाराज। क्या तुम उसे मुझे दे दोगे? जी महाराज, दे दूंगा। सोच लो। सोच लिया महाराज। नहीं, फिर सोचो। मैंने कहा ना, मुझे मोंगा की जरूरत नहीं। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं इस बात का? मनसी महाराज, आप जिस तरह चाहें यकीन कर लें। इस तरह इत्मीनान के लिए तुम्हें एक मरहले से गुजरना होगा। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। सुनाओ। एक और मुश्किल पेश आ गई है दरमियान में। बंसी महाराज कहने लगे, अच्छा कोई और मुश्किल भी है? हाँ जी। वो क्या मुश्किल है? क्या आप धोमा चमार को जानते हैं? नहीं, मैं तो उसे नहीं जानता। वो काले इल्म करता है, जाहिर है चमार की औलाद है। महाराज, वो भी मोंगा को कब्जे में करने के लिए जाप शुरू कर चुका है। ओह अच्छा, तो ये बात है। बंसी महाराज के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। बंसी महाराज, वो अपना जाप पूरा कर रहा है और मोंगा परेशान है। पता है, अगर वो भी मोंगा के लिए जाप पढ़ ले और मोंगा नामुकम्मल हो गया तो क्या होगा? हाँ महाराज, मोंगा मुझे बता चुका है। मोंगा के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। बस संसार में उसकी आत्मा भटकती रहेगी। आत्मा की आत्मा। हाँ, ये एक लंबा चक्कर है और इसको समझने के लिए पूरा जीवन चाहिए। तुम अभी सब कुछ नहीं समझ पाओगे। एक जाप करके तुमने बेवकूफ़ी की है। मनुष्य को ये इल्म सीखने के लिए पता नहीं संसार के कितने दुख झेलने पड़ते हैं, मगर तुम कहते हो कि तुम धोखे से इस जाल में फंस गए। अगर तुम जानबूझकर ये काम करते तो शायद भी मैं तुम्हारी कोई मदद न कर पाता। अब सवाल ये पैदा होता है महाराज कि हम धोमा चमार को उसके मंत्र पढ़ने से कैसे रोकें? सोचने की बात है। वो अगन मंडप में बैठा हुआ अपना ये जाप शुरू कर चुका है और मोंगा परेशान है। परेशानी की तो बात है, मोंगा को मैं भी कब्जे में चाहता था, लेकिन सुनो, जो मैं कहता हूं उसे गौर से सुनो। राजबंसी ने कहा। जी महाराज, आप सुनाएं, मैं सुन रहा हूं। तुम्हें यह साबित करने के लिए कि तुम जो मुझसे कह रहे हो वो ही करोगे। यह सब कुछ तुम्हें करना होगा, बहुत मुश्किल काम है। मैं समझा नहीं बंसी महाराज। बंसी महाराज कहने लगे, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। इस मामले पर किसी पर यकीन नहीं किया जा सकता और ये काले इल्म करने वाले कभी किसी का विश्वास नहीं करते। ठीक है महाराज, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि मोंगा को मुकम्मल तौर पर कब्जे में करने के बाद तुम उसे मेरे हवाले कर दोगे? मैंने कहा ना बंसी महाराज, ये फैसला करना आपका काम है। अगर आप भी मोंगा के लिए जाप करेंगे तो क्या मोंगा के इस तरह टुकड़े नहीं होंगे जिस तरह धोमा चमार इसका जीवन लेने के दर पे है? हाँ, हो जाएगा। और मुझे मालूम थी ये बात कि तुमने उसे कब्जे में कर रखा है, लेकिन वो नामुकम्मल है। राजबंसी ने पुरस्कार लहजे में कहा। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा, फिर वो बोला, मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो करना होगा। महाराज, क्या इससे पहले जरूरी नहीं कि हम धोमा चमार को इस जाप से रोकें? राजबंसी के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। फिर उसने कहा, हो सकता है। अगर वो किसी तरह अगन मंडप से निकल आए तो फिर हम उससे निपट लेंगे। हाँ, ऐसा है। बहरहाल तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं बताऊंगा कि उसे अगन मंडप से निकालने का क्या तरीका हो सकता है। वैसे मैं उसकी शक्ति को नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो महाराज, मुझे हुक्म दे, मुझे क्या करना है? इस दौरान तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। कब तक महाराज? कम से कम 3 दिन। ठीक है महाराज, मैं आपके साथ रहूंगा। तो फिर आओ, उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे आराम की जगह बताता हूँ। इसके साथ ही मैं कोशिश करता हूँ कि धोमा चमार को अगन से मंडप से निकालने के लिए तैयारियां शुरू की जाएं। ठीक है महाराज। और फिर वो मुझे लिए हुए उस इमारत की जानिब चल पड़ा जो दूर से बहुत पुरस्कार मालूम हो रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बंसी महाराज के पीछे चला जा रहा था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए।
अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए। हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।